सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप एंड विजिट सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट फॉर फ्री कंटेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला जो टॉपिक नीलगिरी तहर के ऊपर है। देन नीलगिरी तहर अगेन एनवायरनमेंट का टॉपिक है। आर्टिक बोरियल जोन की बात करें तो ये जोग्राफी का टॉपिक है, जोग्राफी प्लस एनवायरनमेंट। Then you have science behind water droplets and their splashing, science and tech. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन तमिलनाडु गवर्नर RN रवि, इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। पॉलिटी का टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन अंडर जी जिनपिंग, इंडिया चाइना रिलेशनशिप IR का टॉपिक है। एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिटी का टॉपिक है। डैश फॉर कैश की बात करें तो ये इकोनॉमी का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और फिर आपका मैपिंग जो है, एक टॉपिक आपका मैपिंग से रिलेटेड है। सो आज स्पेशल ऑफर एक्टिव है। जितने भी आप देखो बुक सीरीज से लेके क्रैश कोर्स से रिलेटेड, मेंस मॉड्यूल से रिलेटेड, मेंस स्पेसिफिक कोर्सेज, सारे कोर्सेज पर 50% ऑफ है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर ऑप्शनल। तो ये जरूर से जरूर जुड़े। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में क्लासेस कर सकते हो, ऐप मोबाइल फ़ोन में क्लासेस कर सकते हो। कोई भी क्वेरी तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है, यू हैव टू मैसेज ऑन दिस नंबर, ठीक है। और कंटेंट के लिए आप ये इस ऐप, ये वेबसाइट है, लैपटॉप में लॉगिन करके लैपटॉप पर भी क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। आईपैड आईफोन है तो उसके लिए आपको मैसेज करना है। इफ़ यू आर यूजिंग आईफोन एंड आईपैड तो वी विल टेल यू जो सेपरेट रास्ता है, उसके माध्यम से आप आईफोन आईपैड में भी क्लासेस कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ट्रम्प पॉजेस ग्लोबल टैरिफ हिट्स चाइना हार्डर। तो ये एक टॉपिक है, इस पर मैंने कल डिटेल में एक वीडियो बनाया, आप एक बार देख लेना। उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी उनकी सोच क्या है। सोच का मतलब ये है कि अगर जो भी इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसमें कुछ डेटा कोट किया गया है और पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन, आई हैव एक्सप्लेन। तो अलग से कल वीडियो डाला है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट, है ना, क्योंकि वो सेम कंटेंट है यहाँ पे एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे आप ये देखो टैरिफ वॉर क्या होती है, और फिर अभी ऑब्जेक्टिव US का क्या है, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। एक शॉर्ट वीडियो भी पड़ा हुआ, तो आपको प्लीज़ उसको गो थ्रू हो जाना, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। यहाँ पे देखो RBI का ट्रेपो रेट बाय 0.5%, 0.25% ट्रिम्स GDP ग्रोथ फॉरकास्ट। देखो क्या होता है कि जब व्हेन यू टॉक अबाउट द GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, देश में मौजूद जो भी मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका क्या है, दैट इज़ GDP। सपोज अगर आपके इकोनॉमी के अंदर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, सपोज़ ये एक पेन प्रोड्यूस हो रहा है, एक फ़ोन प्रोड्यूस हो रहा है, एक लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक एग्जांपल लेके हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चलते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें अगर प्रोड्यूस हो रही तो उस, है ना, और इंक्लूडिंग द सर्विस, ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब हम उसके मॉनेटरी वैल्यू को लाइक जो मॉनेटरी मतलब मनी के टर्म्स पे जब हम उसको, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको देखते हैं, तो वो आपकी GDP कहलाती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर जैसे जनरली जब बात करते हैं, व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द GDP को इंक्रीज करने का तरीका क्या है कि आपके देश के अंदर जो प्रोडक्शन है, मतलब जैसे गुड्स का जो प्रोडक्शन है उस वो बढ़े, या सर्विस जो है वो आपका इंक्रीज हो, साथ में उसको खरीदने वाले भी होना चाहिए। मतलब अगर प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो बट अगर खरीदने वाले ही नहीं, मतलब इकोनॉमी के अंदर डिमांड ही नहीं है, तो आपका GDP पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले आप कितना भी प्रोड्यूस करो। मतलब जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी हो, साथ में उसको खरीदने वाले भी हो। खरीदने वाले मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड भी होना चाहिए। ये डिमांड कई बार क्या होती है, डोमेस्टिक होती है। डोमेस्टिक मतलब आपके देश के विद इन डिमांड है, या फिर विश्व के इंटरनेशनल लेवल पे होती है, जो हम इंटरनेशनल डिमांड है उसको मीट करने का प्रयास करते हैं, और वो जो चाहते हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं, और इससे भी हमारे GDP में कंट्रीब्यूशन होता है। अब डिमांड के लिए आपको क्या चाहिए, इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिस्पोजेबल इनकम आपके पास हो, या इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई भी आपका बना रहे। तो यहाँ पे मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। उसमें एक RBI का टूल भी इस्तेमाल होता है। RBI का टूल क्या है, जैसे मान लो रेपो रेट है। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट जिसे हम रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो इसका आप सिंपल भाषा में ये समझें कि वो ये रेट है जिसमें शॉर्ट टर्म मतलब ओवरनाइट, एक दिन के लिए जो लोन है वो सेंट्रल बैंक से लेते हैं, जो आपके कमर्शियल बैंक से। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज़ ये आपका सेंट्रल बैंक है, दिस इज़ द सेंट्रल बैंक, दिस इज़ द कमर्शियल बैंक्स, जो भी आपके बैंक्स हैं मतलब,
तो ये आपका क्या है, दिस इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे ये क्या है, ये आपके बैंक्स हैं, जो भी बैंक्स हैं, जैसे मेनली जो शेड्यूल्ड बैंक्स होता है तो वो हैं, और शेड्यूल्ड बैंक्स में फॉरेन बैंक्स भी आते हैं, ये भी ध्यान में रखना, जो जिनकी ब्रांचेस भारत के अंदर है। तो यहाँ पे आरबीआई से पैसा कौन ले सकता है, बैंक्स ले सकते हैं। और बैंक्स को क्या देना पड़ेगा, अगर वो ओवरनाइट के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना बैंक्स को क्या देना पड़ेगा, बैंक्स को जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा उसको रेपो रेट शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी इस पर ये एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर हम कभी डिस्कशन करेंगे कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज रीपर्चेज एग्रीमेंट क्यों बोला जाता है, इसमें सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों इन्वॉल्व होती है, वो एक सेपरेट टॉपिक। बट फिलहाल आप ये ध्यान में रखना कि अगर रेपो रेट को रिड्यूस किया जाता है तो इसका मतलब बैंक्स को सस्ते में आरबीआई से एक दिन के लिए लोन मिल सकता है। और इससे क्या है कि जो बैंक्स की कैपेबिलिटी है फॉर पेइंग लोन वो भी बढ़ जाती है, और जो मनी सर्कुलेशन है वो भी आपका बढ़ जाता है। अगर मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगा, इससे इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो जनरेट होती है, और ये जो डिमांड आपकी इकोनॉमी के अंदर जनरेट होती है तो ये हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल इसलिए है कि अगर डिमांड बढ़ती है, लोग चीज़ें खरीदेंगे और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो आपकी जो मॉनेटरी वैल्यू है चीज़ों के प्रोडक्शन की, जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका जो मॉनेटरी वैल्यू दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो ये एक आस्पेक्ट है जिसके लिए आरबीआई ने रेट कट आपका किया, और भी कई सारे डिफरेंट डायमेंशन आर्टिकल्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। केरला एंड तमिलनाडु कंडक्ट जॉइंट नीलगिरी तहर सेंसस जो है, तो नीलगिरी तहर का सेंसस मतलब कितने नीलगिरी तहर हैं, तो आप देख रहे हैं इसको नीलगिरी तहर बोलते हैं। तो नीलगिरी तहर क्या है, इट्स अ लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट श्योर फुटेड अनगुलेट्स बोल लेते हैं। ये क्या है कि यहाँ पे ये मेनली ग्रासलैंड हैबिटेट पे पाया जाता है। 1200 से 2600 मीटर ऑफ द साउथ वेस्टर्न घाट रीजन में है। नीलगिरी तहर आपका 400 किलोमीटर वेस्टर्न घाट रीजन, नीलगिरी से लेके कन्याकुमारी हिल्स तक ये आपके पाए जाते हैं। कई सारे हिल्स जैसा पलानी हिल्स हैं, मेघामलाई रीजन है, अगस्थियार रेंजेस हैं, श्रीविल्लीपुत्तूर करके अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपके जो नीलगिरी तहर है वो आपके प्रेजेंट है। वन फ्रॉम द नीलगिरी, अदर फ्रॉम द अन्नामलाइज, ये सब आपके प्रेजेंट है। सो यहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क है अन्नामलाई रीजन केरला के अंदर, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नीलगिरी तहर की है। तो ये फैक्ट आप याद रखना है। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड, अन्नामलाई हिल्स के अंदर, केरला के अंदर। और यहाँ पे आपका लाइक होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द नीलगिरी तहर। यहाँ पे होम क्या है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके नीलगिरी तहर के पॉपुलेशन है। एंड वेस्टर्न घाट की बात करें तो एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये क्या है, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। अब अगर मान लो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है तो इसके पॉपुलेशन या इसके नंबर्स भी रिड्यूस आपके हो रहे हैं। प्लस इसका अगर आप प्रोटेक्शन देखोगे दैट इज़ अंडर शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972, इस प्रोटेक्शन के अंदर आपका है, मतलब इस एक्ट के तहत इसको जो है वो प्रोटेक्टेड किया गया 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया की अगर बात किया जाए उसमें। तो ये इसका हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन है, ये भी आपको ध्यान रखना। प्लस याद रखो एंडेंजर्ड और कहाँ पाया जाता है ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड फायर स्कॉट्स द अर्थ एंड आर्टिक बायोम रिजेक्ट्स मोर कार्बन। तो ये एक जो है एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करता है। यहाँ पे जो एक टॉपिक आपका बनता है दैट इज़ आर्टिक, एक आर्टिक बोरियल जोन, ये एक टॉपिक आपके लिए बनता है, आर्टिक बोरियल जोन। तो इस पर डिस्कस करेंगे, कुछ एस्पेक्ट हैं ज्योग्राफी का, ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, और ऐसे ही टॉपिक से प्रश्न आपके लिए फ्रेम होते हैं। सेशन को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक टर्म, पहले तो ये देखो कार्बन सिंक शब्द जब हम यूज़ करते हैं, कार्बन सिंक का मतलब होता है जैसे मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कई चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि जो भी आसपास ये फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, तो या आप कह सकते हो कि ग्लेशियर्स हैं, तो यहाँ बहुत सारा मौजूद जो कार्बन है, जो कार्बन आपका एटमॉस्फेयर के अंदर है उसका, वो आपका यहाँ पे एक तरीके से जो कार्बन मौजूद है उस कार्बन को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो वो जो भी कार्बन मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ CO2 उसको एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं और अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, और वो CO2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। तो ये एक तरीके से जितनी भी वेजिटेशंस हैं, और ग्लेशियर्स की भी अगर हम, मतलब प्लांट्स तो हैं ही, बट ग्लेशियर्स की बात करें वहाँ भी बहुत
अधिक ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन ट्रैप्ड हैं। अगर मान लो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होती है या आप कह सकते हैं कि ये जो जंगल है इनमें आग लगती है, वाइल्ड फायर होता है, तो व्हाट विल हैपन, इंस्टेड ये कार्बन सिंक के रूप में काम ना करने के बजाय वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कार्बन रिलीज होगा। जैसे मान लो ये फॉरेस्ट फायर अगर इस रीजन में लगती है तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 का जो है रिलीज देखने को आपको मिलेगा। दूसरा, जैसे मान लो कि बहुत सारे, जैसे मान लो पहले समुद्र था, अब पानी आ गया, पानी में बहुत सारी एल्गीज आने लग गई। अब वो एल्गीज क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो CO2 को भी वो भी इस्तेमाल करेंगी। वहाँ का पूरा जो टोपोग्राफी है दैट इज़ ऑल्सो, जो आपका वहाँ पे इकोसिस्टम है वो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। जहाँ पहले समुद्र था तो वहाँ पोलर बियर्स थे, अब क्या है कि समुद्र अगर पिघलता, मतलब समुद्र मतलब अगर समुद्र पूरे तरीके से मतलब स्नो फॉर्म में था, या आर्टिक जो ओशन की हम बात करते हैं तो वो पूरा बर्फ़ से ढका होता है। बर्फ़ की जगह अगर आप सिर्फ पानी है या ब्लू वाटर में चीज़ें कन्वर्ट हो रही, तो वो एक तरीके का डिफरेंट इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, चाहे जैसे जैसे श्रब्स का एक्सपेंशन हो रहा है, और बहुत सारी जो आपके देखोगे तो वार्म वाटर जो इनफ्लो हो रहा है, ये मीथेन फ्रॉम गैस हाइड्रेट ये रिलीज़ हो रहा है। तो ये पूरा ये थोड़ा सा मैप आप देखना, ये मैंने अलग से आप लोग के लिए निकाला है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट समझना है कि ये पूरा का पूरा जो ये जो रीजन है इसी को हम आर्टिक बोरियल जोन बोलते हैं। ये पूरा आर्टिक रीजन, इसके अराउंड ये पूरा कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड ऑल जो आप देख रहे हो, तो ये क्या है, दिस इज़ आर्टिक बोरियल जोन। अब ये आर्टिक बोरियल जोन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो कि एक सिग्निफिकेंट कार्बन सिंक का काम करता था, वो उसका रोल रिड्यूस आपका हो रहा है। तो जैसे कार्बन सिंक में ओशियंस आएंगे, फॉरेस्ट आएंगे, सॉइल्स के रूप में होंगे, और ये आर्टिक बोरियल जोन सिग्निफिकेंट कार्बन सिंक के रूप में होता है। मतलब बहुत सारा कार्बन जो है एटमॉस्फेयर से यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। अब उसका भी एक अपने इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण रोल है कि अगर कार्बन बहुत एब्जॉर्ब होता है तो इससे पृथ्वी को ठंडा रखने में हेल्प मिलती है। अगर बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस एमिट होगी तो वो उससे क्या होगा कि जो अर्थ टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होगा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से, ये देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे वास्ट एरिया ऑफ टुंड्रा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ये सब के आर्टिक सर्कल के अराउंड जो प्रेजेंट है उसे ही आर्टिक बोरियल जोन बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड एट आर्टिक बोरियल जोन। मतलब ये लाइन याद रखना कि आर्टिक बोरियल जोन किसे कहा जाता है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बेस्ड बायोम है, और कहा जाता है कि यहाँ पे ही मैक्सिमम कार्बन एब्जॉर्प्शन है, पावर हाउस फॉर द कार्बन एब्जॉर्प्शन के रूप में कंसिडर किया जाता है। परमाफ्रॉस्ट की बात करें तो परमाफ्रॉस्ट क्या है कि जैसे मान लो कोई ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर जो बर्फ़ है कुछ समय तक जमी रहती है, लगभग 2 साल के लिए, तो वो परमाफ्रॉस्ट का रूप लेती है। मेनली साइबेरिया और ये सब रीजन की बात करता हूँ, परमाफ्रॉस्ट आपका मौजूद है। तो परमाफ्रॉस्ट क्या है, इट्स अ परमानेंटली फ्रोजन लेयर बीनीथ द सरफेस, और ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण रोल करती है। देखो अगर परमाफ्रॉस्ट या ऊपर की बर्फ़ पिघलेगी तो बहुत सारी जो कार्बन ट्रैप्ड है वो भी आपका रिलीज होगा। तो ये परमाफ्रॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन को ट्रैप करती है इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वेजिटेशन है, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो नीचे आके गिरेगा और उसके ऊपर बर्फ़ जमेगी, तो जो भी कार्बन है वो ट्रैप्ड रहता है। अब ये भी पिघल रहा है तो बहुत सारा जो कार्बन वो भी रिलीज़ आपका होगा। सो स्टडी हाईलाइट भी की है कि 30% जो ABG है हैज़ स्टॉप्ड कैप्चरिंग कार्बन। मतलब 30% जो आर्टिक जो बोरियल जोन है वो अब एब्जॉर्प्शन मतलब कार्बन को कैप्चर ना करके वो क्या कर रही है, कार्बन को रिलीज़ कर रही है। और ये शिफ्ट इज़ प्राइमरी ड्यू टू इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ वाइल्ड फायर। तो वाइल्ड फायर में तो जो आग लेता है, आप देखोगे जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ये जो होते हैं, तो ये मतलब ये इनका जो एक नेचर ये होता है कि बहुत तेज़ी से आग उसमें लगती है। इवन आपको ऐसा वेट नहीं करना जैसे कि बहुत अधिक पहले लकड़ी सूखे और फिर उसमें आग लगेगी। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है उसमें जो भी आपके ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें आग भी बहुत तेज़ी से लगती है। सो वाइल्ड फायर्स जो है ये लाइक दे आर बिकमिंग मोर कॉमन है काफ़ी सारा। तो ये जो जो आर्टिक बोरियल जोन है, इट एब्जॉर्ब्ड कार्बन, एंड इसका जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है इट हैज़ टर्न इनटू अ कार्बन सोर्स। मतलब जहाँ पे पहले कार्बन एब्जॉर्ब होता था बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर, अब वहाँ से कार्बन बहुत अधिक रिलीज़ भी हो रहा है। और ये डेटा जो है कई सारा डेटा जो है इस पर हाईलाइट भी किया गया। अब इससे देखो अगर ये जो स्थिति अगर पैदा होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, फिर जो परमाफ्रॉस्ट है वो भी आपका पिघलेगा। अब अगर पिघलेगा तो उससे अपने फिर से कार्बन जो है वो और रिलीज़ होगा। तो आप खुद सोचो कि जो आर्टिक बोरियल रीजन है वाइल्ड फायर की वजह से कार्बन एमिशन लगातार होता रहेगा, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर उसकी वजह से जो परमाफ्रॉस्ट हैं जो कि बर्फ़ से ढके रहते थे तो वो भी पिघलेंगे, और अगर वो पिघलेंगे तो जो मौजूद अंदर कार्बन जो ट्रैप्ड है वो भी रिलीज़ होगा, एंड फर्दर ये साइकिल आपकी कंटिन्यू रहेगा। तो ये डेंजरस साइकिल कंसिडर किया गया है।
और इससे क्या है कि एक हॉट हाउस अर्थ की स्थिति में हम मतलब एक स्थिति पैदा हो सकती है, और इसका बहुत ही ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होंगे, पूरा वेदर पैटर्न पूरा आपका अफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाइल्ड फायर का इम्पैक्ट जो है आर्टिक रीजन में या आर्टिक बोरियल जोन में जो वाइल्ड फायर उसका इम्पैक्ट लार्जर स्केल में क्या है, तो इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो। अगर ये कंटिन्यू रहता गया तो पूरा क्लाइमेट चेंज जो है वो और देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कि वार्मिंग आस्पेक्ट है वो देखने को मिलेगा। अब जैसे आप खुद ही सोचो कि जो पैसिफिक ओशियन है उसमें मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, तो मात्र अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर बढ़ने से आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर आपका मात्र इतना बढ़ रहा है, तो इससे ही आपका एल नीनो जैसा इवेंट देखने को मिलता है। तो अब इमेजिन करो अगर ये टेम्परेचर 1 डिग्री 1.5 डिग्री अगर बढ़ता है तो वो किस तरीके से ओवरऑल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को, विश्व को अफेक्ट कर सकता है। एंड दैट इज़ अगेन अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं टर्म है दैट इज़ वाटर स्प्लैशिंग। इसमें कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं। इसमें कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं बनेगा, बट हाँ प्रीलिम्स का प्रश्न इसमें बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हेन यू टॉक अबाउट द वाटर स्प्लैशिंग, जैसे मान लो कि जब वाटर कोई भी ड्रॉपलेट लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन अ ड्रॉप हिट्स द सरफेस, मतलब जब भी पानी जो है अगर सरफेस से हिट करेगा, जैसे मान लो अगर हिट करता है तो क्या होता है, ये ऐसा करके जैसा ऐसा एक लेयर बनती है, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें एयर प्रेजेंट मौजूद होती है, और ये ऐसा मान लो सरफेस से हिट करेगा तो पानी ऐसा इस टाइप से जाता है। तो इसे स्प्लैशिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसे वाटर स्प्लैशिंग बोला जाता है। ठीक है, और ये जो वाटर स्प्लैशिंग है ना, ये जो वाटर स्प्लैशिंग है इसके मैकेनिज्म पर चर्चा हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वाटर ड्रॉपलेट मोमेंटम शिफ्ट फ्रॉम डाउनवर्ड टू हॉरिजॉन्टल अपॉन इम्पैक्ट इनिशिएटिंग ए स्प्लैश। मतलब आप देखोगे कि जब वाटर ऐसा गिरेगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल ऐसा जो है सिस्टम क्रिएट होता है, और ये स्प्लैश, इसी को हम स्प्लैश बोलते हैं। और इसमें कहा गया बहुत सारे ऐसे ही जो पार्टिकल्स हैं, इनमें बहुत अधिक आपका मतलब जो एयर है वो आपका मौजूद होती है। तो ये जो मोमेंटम है दैट ट्रांसफ़र कॉजेज द फॉर्मेशन, जिसे हम लैमिला शब्द बोलते हैं, एक लिक्विड शीट बनती है जो कि दैट शिफ्ट्स ड्यू टू ट्रैप्ड गैस एंड प्रेशर डिफरेंसेस। तो ये एक लैमिला का फॉर्मेशन होता है। लैमिला फॉर्मेशन जैसे हिट होगा फिर लैमिला का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या है कि ये जो लिक्विड शीट बनती है, लिक्विड शीट है, तो इसमें कहा गया बहुत सारी जो गैस और प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलते हैं। मतलब ट्रैप्ड गैस भी है प्लस प्रेशर डिफरेंस भी है। जो हिट करेगा वाटर तो कुछ आसपास का जो गैस है उसको पानी की बूंद में मौजूद होगा, और कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा जो कि इस स्प्लैशिंग में देखने को मिलता है। ये लैमेलास जो हैं धीरे धीरे वाटर स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करते हैं, इसी को स्प्लैश इफेक्ट बोला जाता है। जैसे मान लो ये लैमेला का फॉर्मेशन हुआ और ये छोटे छोटे बूंदों में फिर टूट जाती है, इसी को स्प्लैश इफेक्ट बोला जाता है, और इसका कई जगह पे एप्लीकेशन भी आपका होता है। सो जैसे मान लो कि स्प्लैशिंग आपको इंक जेट प्रिंटिंग में देखने को मिलता है, ये स्प्लैश है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर जो स्प्लैशेस अगर मान लो ये डिसऑर्डर तरीके से हुआ तो ये प्रिंट क्वालिटी अफेक्ट करेगा। और उसके बाद जैसे एक्सेसिव जो स्प्लैशिंग है, इससे जो प्रॉपर फ्यूल की बर्निंग है वो एफिशिएंटली नहीं होती है। इवन अगर सरफेस कोटिंग और उसकी बात करें तो उसमें अगर स्प्लैश है जहाँ पे एयर और गैस और प्रेशर डिफरेंस मौजूद है, और ये अगर स्प्लैश इफेक्ट देखने को मिलता है, तो जो आपके कह सकते हो कोटिंग होती है, जो मतलब जो लेयर का पेंटिंग टाइप की जाती है किसी सरफेस के ऊपर, तो वो भी इससे काफ़ी अफेक्ट होता है। सो इसको दूर करने के लिए कुछ उपाय जो है हाईलाइट आपका किया गया है। और क्योंकि मतलब कि जो स्प्लैशिंग के कुछ अनवांटेड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसको दूर करने के लिए कहा गया है कि अगर जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको चार्ज किया जाए। तो जैसे मान लो जो ड्रॉपलेट्स जैसे कई मैकेनिज्म है कि ड्रॉपलेट्स आर चार्ज और फिर वो सरफेस को हिट करेंगे, तो जो स्प्लैशिंग इफेक्ट है, जो स्प्लैश इफेक्ट है, उसको रोका जा सकता है, ये स्टडी कहती है। तो ये चार्ज ड्रॉपलेट है दे विल फॉर्म ए स्टेबल लैमेला। मतलब स्टेबल लैमेला मतलब वो जो लैमेला एक हॉरिजॉन्टल लेयर बन रही है, उसके बाद वो ड्रॉपलेट में जो कन्वर्ट है वो नहीं होगा, मतलब जो स्प्लैश साइज है वो रिड्यूस होगी, और इसके फिर बहुत सारे डिफरेंट एरिया में जो इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेशन है जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, जैसे हमने देखा भी इंक जेट प्रिंटिंग है, या स्प्लैशिंग इन कंबशन है, या सरफेस कोटिंग है, तो उनमें थोड़ा सा रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और उनका जो जजमेंट है, जजमेंट इन द टेक्स्ट ऑफ तमिलनाडु गवर्नर, तो उस पर हमने ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस किया है, तो कल ही के लेक्चर में देखा था, तो आप लोग उसको एक बार देख लेना। वही सेम सी चीज़ें रिपीटेड है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द की बात हम जब करते हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जब बात करते हैं तो इसमें मतलब क्या है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट, जो सेंटर और स्टेट है उनके बीच में
एक तरीके का एक कोऑपरेशन हमेशा रहना चाहिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि सेंटर स्टेट का जो रिश्ता है इट इज़ बेसिकली बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर सेम पॉलिटिकल पार्टी सेंटर स्टेट में रिश्ता अच्छा होता नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। अब तमिलनाडु के प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर वो अपना अलग से एक आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि उनका जो पॉलिटिकल एम है वो मेंटेन रहे, जो वहाँ पे लोगों के बीच में मतलब एक थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट रहे और उन्हीं को वोट करते रहें, मेन स्ट्रीम पार्टीज से वो अलग अपने आप को ना जोड़े इस टाइप से। तो इसलिए आइडेंटिटी बेस्ड जो वो पॉलिटिक्स है उस पर वो जा रहे हैं, तो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की गई है कई बार, जैसे जो गवर्नर हैं आपके, गवर्नर किसके, तमिलनाडु के। अब जैसे क्या होता है कि कोई भी जो लॉ है, मतलब जैसे कोई बिल स्टेट असेंबली में पास हुआ और फिर वो गवर्नर के पास जाता है, ऑनरेबल गवर्नर साइन करता है, तब वो एक्ट बनता है। अब उसको टाइम बाउंड मैनर में जो कोर्ट ने कहा कि आपको वापस करना चाहिए। जैसे 1+3 की बात की गई कि आप अगर आपको लगता है तो विद इन 1 मंथ आप डिसाइड करो, और फिर आप अगर 1 मंथ में अगर आपको विद रीज़न आप वापस दो और कि ठीक है ये चीज़ें आप चेंज करो, ये चीज़ें ठीक नहीं है, और फिर उसके बाद जो है आप दोबारा से बिल को देख सकते हैं। और उसमें कुछ कंसिड्रेशन भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, मतलब किसी बिल को लेकर अगर मान लो गवर्नर डिसाइड ही नहीं कर रहा, तो इससे प्रॉपर जो गवर्नेंस एस्पेक्ट है दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं उसका कॉम्प्रोमाइज़ अगर होगा, तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि जो भी जैसे गवर्नर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनकी, तो उनको भी अकाउंटेबल करने का जो है ज़रूरी बन जाता है। बिकॉज जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं मान लो चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो दे ऑल्सो हैव द राइट कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जल्द वो इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे क्या है कि कई सारे ऐसे बिल है, लगभग 10 बिल्स हैं, दे वर पास्ड बाय तमिलनाडु स्टेट असेंबली। और बिल्स जो हैं कई सारे, जैसे मान लो कि ट्रांसफ़र द अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटिंग वाइस चांसलर, गवर्नर से स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना। और यहाँ पे क्या है कि जो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है ये हाईलाइट कर रहा है कि जो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसको काफ़ी इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, बट उनका जो रोल है वो भी मतलब उस पर भी कई सारे सवाल उठाए गए हैं कि कई बार वो एक सेंटर गवर्नमेंट या सेंटर में जो मौजूद पार्टी है उसके एजेंट के रूप में काम करते हैं, बट उन्हें जो बहुत ही अनबायस्ड तरीके से जो है कार्य करने का ज़रूरी बनता है। सो यहाँ पे कहा गया कि जो जैसे कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर है उनका एक्शन आर्बिट्रेरी रहा, और कहा गया कि जो भी स्थिति है, जैसे बहुत सारे बिल्स हैं अब उसका डिसीजन नहीं ले रहा है, साइन नहीं कर रही है और रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ को थोड़ा सा देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पूरा जो पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। तो जजमेंट जो है क्लियर जो टाइमलाइन है गवर्नर को बोलता है कि जल्द से जल्द वो जो एसेंट है वो प्रोवाइड करें, इनडेफिनेट डिले नहीं आपका होना चाहिए। अब ये रूलिंग है ये स्टेट की ऑटोनॉमी को बढ़ाता है और एक तरीके से स्टेट और मतलब इंडिपेंडेंटली सेंटर से फंक्शन जो है वो आपका कर सकता है। सेंटर स्टेट का जो आप कह सकते हो कि जो टेंशन है उसके पीछे देखो रीज़न यही रहता है कि एक तरफ आपका डीएमके तमिलनाडु में है, बीजेपी सेंटर में, तो उनका टेंशन है, बीजेपी अपना तमिलनाडु में पेनिट्रेशन इंक्रीज़ करना चाहती है, अपना प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है तो वो अपना प्रयास कर रही है, और डीएमके अपना अस्तित्व के लिए कर रही है। तो वो जो एक टेंशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो भी सेंटर स्टेट रिश्ते में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कई चीज़ें, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, अब ये जनरल उसमें देखा जाए तो दैट इज़ डन बाय द गवर्नर, बट अब उस चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो मैटर करती है, खासतौर से गवर्नर के रोल के ऊपर, जो भी उनकी डिसीजन मेकिंग है उस कंटेक्स्ट में। फिर जजमेंट की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिससे सेंटर स्टेट के रिश्ते इंप्रूव हों, अगर चीज़ें टाइम बाउंड मैनर में हो, भले कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो एम्बिशन है वो डिफरेंट आपका रहे। और रूलिंग के माध्यम से ये है कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो उसकी डिग्निटी भी मेंटेन रहे, प्लस वो अपना जो आप कह सकते हैं रोल भी निभाए, जिसमें वो फ्रेंड एंड गाइड फॉर टू द स्टेट कैबिनेट के रूप में काम करते हैं। तो ये लाइन आप यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आपका देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ सेंटर स्टेट कोऑपरेट करे, भले डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का, बट अब स्टेट की ऑटोनॉमी मेंटेन करना भी मैटर करता है। मतलब स्टेट्स जो भी स्टेट्स हैं दीज स्टेट्स ऑल्सो नीड टू टेक सर्टन स्टेप्स। अब अगर उन्हें अपना सारा कदम जो है उठाना है तो
अगर स्टेट्स को सारे कदम हमें मतलब स्टेट्स को सारे कदम आपको जो है उठाना, तो ऑटोनॉमी भी मैटर करती है। मान लो कोई बिल पास करता है, अभी वो उसमें बिल जो है वो उसका कंसेंट ही असेंट ही नहीं मिल पा रहा है सेंटर से, तो या सॉरी गवर्नर जो है असेंट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो फिर स्टेट फंक्शनिंग भी उससे काफ़ी अफेक्ट होती है। तो ये चीज़ जो है हाईलाइट की। नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया चाइना के ऊपर। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया चाइना रिलेशन आईआर का टॉपिक है। अब जो लीडरशिप शिफ्ट हुई है, पहले जो लीडरशिप थी और अभी जो जिनपिंग है, इनका जो अप्रोच देखा जाता है बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक अप्रोच है, मतलब अपने नेशन फर्स्ट की बात है। अब देखो नेशन फर्स्ट वाले जो आ गए, जैसे मान लो एक तरफ आपका चीन आ गया, अब यूएस में अमेरिका फर्स्ट आ गया, तो अब ये नेशन फर्स्ट है तो ग्लोबलाइज, जैसे देखो ये लाइन अब बहुत इंपॉर्टेंट। पहले जो इकोनॉमी थी वो मेनली आपस में इंटीग्रेशन पे जा रही थी, जैसे हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं, मतलब विश्व की एक इकोनॉमी विश्व के दूसरे इकोनॉमिक के साथ इंटीग्रेट कर रही थी। तो जो इंटीग्रेशन है कंट्री इकोनॉमीज का, वो देखने को मिलता था, है ना, मतलब ग्लोबलाइजेशन जैसे हम कहते हैं। अब क्योंकि नेशनलिस्टिक अप्रोच है तो सब अपना अपना देख रहे हैं, नेशन इंटरेस्ट बहुत प्रायोरिटी आ गई, तो ग्लोबल इंटरेस्ट की जगह नेशन इंटरेस्ट बहुत प्रायोरिटी आ गई। तो अभी जो ये चाइना के भी प्रेसिडेंट है, तो वो भी नेशनलिस्टिक अप्रोच है, तो वहाँ पे नेशनलिस्टिक अप्रोच की वजह से चाहे वो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, उसी के कंटेक्स्ट में चीन भी अपना काम आपका कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कई सारे ऐसे टेंशन्स हुए हैं, जैसे देपसांग है, देमचोक है, दोकलाम है, गलवान है, ये कई प्रकार के इंडिया चाइना रिलेशनशिप में टेंशन है, क्योंकि बॉर्डर इश्यूज कई सारे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कई सारी बातचीत की डायलॉग अटेम्प्ट भी हुए, ब्रिक्स समिट भी है, उसमें बॉर्डर टेंशन पर कम करने की बात की गई, पेट्रोलिंग एग्रीमेंट साइन किया गया, डिफेंस बजट जो है चाइना का आपका 7.2% से इंक्रीज़ हुआ। फिर यहाँ पे हम भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, ऑल्दो चाइना और इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है देखा जाए अगर। एआई और साइबर वारफेयर के लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना है। चाइना जो एडवांसमेंट है वो भारत के लिए एक नए तरीके का चैलेंज लेकर आ रही है। एआई और साइबर वॉरफेयर जैसी चीज़ों से भी हमें लड़ना है, क्योंकि साइबर टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस का इस्तेमाल हम कर भी रहे हैं। फिर अपनी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ड्रोन और बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसका हमें भी यूज़ करना पड़ेगा। सो जो चाइना का प्रेजेंस साउथ एशिया के अंदर है, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर चाइना साउथ एशिया के अंदर अपने प्रेजेंस को बढ़ाएगी तो वो इंडिया के जो प्रेजेंस है उसको रिड्यूस करने का प्रयास करेगी। जैसे बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, तो उसने क्या बोला कि नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से आप हमारे यहाँ से ट्रेड करो, नॉर्थ ईस्ट में अपना ट्रेड उसको बढ़ाओ। तो वो सोच है, मतलब जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर यूनिस करके है बांग्लादेश का, तो वो उसकी सोच है कि चाइना को से साथ में लेके और इंडिया को थोड़ा परेशान करता है, तो वो थॉट प्रोसेस लेकर चल रहा है। तो उसमें भी कई चीज़ें फिर इंडिया भी कदम उठाएगा, है ना। बट चाइना को ऐसे ही मौका मिलता है कि अच्छा कोई जो नाराज़ आदमी बैठा है उसको थोड़ा सा, मान लो इंडिया से नाराज़ है, तो उसको अपना हाथ पकड़ा दिया कि ठीक है तुम हमें अलाउ करो। और जैसे बांग्लादेश में अगर चाइनीज़ का प्रेजेंस हो जाएगा तो इंडिया को स्ट्रेटजिक डिसएडवांटेज भी होगा। तो आप खुद देखो कि जिस देश का क्रिएशन भारत की वजह से हुआ है वो कितना नीचे गिर सकता है कि वो उसी देश को नुकसान पहुंचाए। तो ये एक मतलब ये एक थॉट प्रोसेस है ऐसे देशों का। नेक्स्ट देखते हैं, विल एविएशन डिस्प्यूट भी ईजियर टू रिजॉल्व। ये एक टॉपिक आपका बनता है एविएशन सेक्टर के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन पार्लियामेंट ने जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल्स, ये आपका मतलब पास किया है। और इसका अगर देखा जाए तो हम अब एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि कई डिस्प्यूट्स हैं ना एयरलाइंस के विद इन जो है, कई सारे एविएशन एसेट्स और उन सबको लेके, जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन्स, इनसे रिलेटेड बहुत सारा ऐसा जो आपके डिस्प्यूट है एयरलाइंस और लेसर्स के बीच का जो डिस्प्यूट है, उसके लिए हमने एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया है थ्रू दिस एक्ट, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल। तो यहाँ पे जैसे कई डिस्प्यूट्स होंगे, तो ये जो एसेट है उस पर किसका हक होगा या उसको डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो इसके अंदर है। सो जो एक्सपेंशन हो रहा है बाय मेजर प्लेयर्स लाइक इंडिगो, एयर इंडिया, तो ये बहुत सारा एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसके बिल के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जो इंडिया के जो एविएशन लॉज हैं वो मीट करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, और इससे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिविल एविएशन सेक्टर में, तो उनका भी कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करें। सो जो बिल है यहाँ पे कई चीज़ें जो हाईलाइट की गई हैं, जैसे ये केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है
जिसके माध्यम से एविएशन के जो एसेट्स हैं उनका कैसे ट्रांजैक्शन प्रॉपर किया जा सकता है, तो वो इसी कन्वेंशन से डील होता है। तो आपको ध्यान में रखना केप टाउन कन्वेंशन या प्रोटोकॉल क्या है। तो यहाँ पे कोई भी जो एयरलाइन डिफ़ॉल्ट करती है ऑन पेमेंट, तो वहाँ पे जो लेसर्स होंगे विल हैव अ क्लियरर लीगल एवेन्यूज टू रिक्लेम देयर एसेट्स विदाउट गेटिंग बॉग डाउन इन लेंदी कोर्ट बैटल। तो मतलब यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे एयरलाइंस इज़ नॉट एबल टू पे और उसने पैसा ले रखा है जिनसे, तो जो भी ऐसे लेसर्स होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, तो दे हैव अनदर सेट ना, कि जहाँ पे जिसके माध्यम से वो अपना जो क्लेम है एसेट पे, रिक्लेम है एसेट पे, वो कर सकते हैं अपने पैसा वापस करने के लिए। तो इससे क्या है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लेंदी कोर्ट प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत साल लग जाएगा। बट एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल का गठन हो जाना, ये स्पेशलाइज्ड जो लॉ है उसमें किसी प्रकार का ऐसा जो है कन्फ्यूज़न ना हो, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना हो, तो इस नए लीगल फ्रेमवर्क से कहीं ना कहीं ये जो कि केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रख के क्रिएट किया गया है इस बिल के माध्यम से, तो चीज़ें थोड़ा सा आसान होंगी इन कंटेक्स्ट जहाँ पे भी जो एयरलाइन है वो डिफ़ॉल्ट करता है, वो है ना, पैसा लिया है और फिर वापस नहीं कर पा रहा, तो उसके एसेट पे क्लेम है। जैसा मान लो आपने लोन लिया, घर बनाया, अभी नहीं पे कर पा रहे हो, तो घर पे जो बैंक का अपना क्लेम हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने का प्रयास इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल एविएशन वो इस बिल के माध्यम से किया गया। अब इसमें कहा गया कि जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वो एक रजिस्ट्री अथॉरिटी के रूप में काम करेंगे। ये अथॉरिटी देखेगी रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन देखेंगे। दूसरा, जो भी ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट हो, लीगल तरीके से हो। बिल में आउटलाइन किया गया है कि एयरलाइंस का क्या ऑब्लिगेशन है, मतलब उसे अपना रिकॉर्ड और सब सबमिट करना पड़ेगा, कितना ड्यू है और सब कुछ रिकॉर्ड जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन उसको सबमिट करना पड़ेगा। अगर एयरलाइन डिफ़ॉल्ट करता है, तो डिफ़ॉल्ट करता मतलब फिर जिससे जो पैसा ले रखा है, तो वो दे कैन रिक्लेम देयर एसेट विद इन 2 मंथ्स। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया ने केप टाउन कन्वेंशन 2008 में साइन किया गया था, जिसमें जो एविएशन एसेट ट्रांजैक्शन है उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सके, जो क्योंकि ये कन्वेंशन भी उसी कंटेक्स्ट में है, और क्योंकि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीकेशन नहीं हो रहा, क्योंकि डोमेस्टिक जो हमारा देश के विद इन लॉ है वो कुछ और कह रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ और है, तो ये बहुत सारा डिफरेंसेस है। तो इसको क्लैरिटी लाने के लिए इस लॉ को जो है वो लेकर आपका आया गया है। अब इस बिल का नीड भी था, कई सारे ऐसे, जैसे मान लो किंगफिशर एयरलाइंस है या गो फर्स्ट टाइम का जो क्लोज़र है, तो उसके बाद फिर एसेट पे किसका रहेगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कर गए, पैसा जो लिया था वापस नहीं कर रहे, तो वो उसके लिए क्या है कि उनके एसेट को वापस लिया जा सके और जो अमाउंट है उसको रिकवर किया जा सके। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो भी मतलब इन केस एयरलाइन अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसको एसेट के ट्रांजैक्शन को कैसे लीगल तरीके से टाइम बाउंड मैनर से किया जा सके, तो वो इस बिल में प्रोवाइडेड है। जैसे मान लो कि गो फर्स्ट का शटडाउन आपका हुआ था, तो गो फर्स्ट शटडाउन 2023 एयरलाइन जो है उसने वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी, मतलब बैंकरप्सी, दिवालियापना जो उसका हुआ, तो उसे कोर्ट ने ग्रांट किया इट प्रोटेक्शन, कि मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा लीगल एक्शन ना हो। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि द लेसर्स कुड नॉट डी रजिस्टर देयर एयरक्राफ्ट, मतलब उनके एयरक्राफ्ट को डी रजिस्टर करके और एसेट को ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हो। तो वो क्या है कि कोर्ट में जाके उन्होंने अलग से जो है स्पेशल रियायत ले ली। अब ये कहीं ना कहीं जो भी पैसा दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका भी ट्रस्ट जो है उससे जाता है कि यार मैंने पैसा भी दिया, अब ये डिफ़ॉल्ट कर गए, अब इनके एसेट से जो मेरा पैसा वापस मिलना था, तो वो भी मैं, क्योंकि मैंने पैसा सपोज़, मतलब इसको आसान लैंग्वेज में ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपने बैंक से पैसा लिया, उसके बाद आपने कार खरीदी और फिर आपने बैंक को पैसा नहीं दिया, तो बैंक के पास होता है कि वो उस कार को है ना वो वापस करके और वो अपने पैसे का रिकवरी अपने तरीके से करता है। अब इसी तरीके से आप मान लो कि एयरक्राफ्ट भी कोई बड़े जो ये मान लो वो ख़रीदे हैं और किसी ने पैसा दिया है, अब सडनली जो एयरक्राफ्ट है या एयरलाइंस है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, तो अब जिसने पैसा दिया उसको पैसा कैसे वापस रिकवर करेगा, तो वो एसेट को बेच के ही करेगा, उसके लिए डी रजिस्टर उसे करना पड़ेगा। तो उसमें कई जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा था, तो इस बिल के सामने उसके माध्यम से इसको क्लैरिटी की गई। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक है फ्रॉम लेसर्स जो पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे बिल हैव बीन लार्जली वेलकम्ड बाय लीजिंग इंडस्ट्रीज़, है ना। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी एक चैलेंज वो फेस कर रहे थे तो वो मीट हो पाएगा। कुछ कंसर्न जरूर से रेस किए गए हैं, लाइक कुछ इंडस्ट्री का मतलब लोगों का मानना है कि claim of reduced leasing cost are overly optimistic. They point out that the financial health of airlines and their creditworthiness are real factor that influence the leasing rates. तो जो
कहीं ना कहीं मतलब अभी कुछ कंसर्न है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, जो एयरलाइन का फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से है, और है ना कि वो रिटर्न कैसे कर पाएगा, तो वो भी जो लीजिंग रेट है वो भी उसको इन्फ्लुएंस आपका करता है। तो डीजीसीए जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा इम्प्लीमेंटेशन में, वही सब कुछ ट्रांजेक्शन और इस सब के लिए एज़ पर द केप टाउन कन्वेंशन उसके माध्यम से चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट आपकी की जाएंगी। उसके बाद जो लीजिंग कॉस्ट है उसको भी जो लोअर करने में है, और जो इम्पैक्ट है एयर फेयर्स में वो भी एक डिबेट है कि अगर मान लो लीजिंग कॉस्ट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि एयर फेयर है, मतलब जो किराया है वो बढ़ सकता है। एयरलाइन जो एग्जीक्यूटिव उनका कहना है कि जो टिकट प्राइस है वो मेनली मार्केट डिमांड पर निर्भर करता है और लीजिंग कॉस्ट पर निर्भर आपका नहीं करता है। फिर पॉजिटिव में कहा गया कि जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें भी अभी कई प्रकार के अभी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉज हैं, उसको डील करना पड़ता है। तो उसके कंटेक्स्ट में जो भारत का इंडिया का जो टैक्सेशन रिजीम है, जो टैक्सेशन रिजीम उससे रिलेटेड कुछ कंसर्न जो है वो रेज आपके किए गए हैं। और एक तो जो लीजिंग इंडस्ट्री है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया का जो टैक्सेशन रिजीम है उस पर भी चेंजेस करना, खासतौर से जो भी एसोसिएटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया के सिविल एविएशन से रिलेटेड है उसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये एक टॉपिक आपका आता है, यहाँ पे एक टर्म आता है डैश फॉर कैश। डैश फॉर कैश का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति होती है इकोनॉमिक्स में जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं कि भाई बहुत ख़राब स्थिति है, तो वो क्या करेंगे कि वो तुरंत अपना जो एसेट्स हैं उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है मार्केट में, जो जैसे अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, सेंसेक्स डाउन चल रहा है, तो इसमें बहुत सारा ये डैश फॉर कैश की स्थिति देखने को जो है वो मिल रही है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं आईएमएफ, ये न्यूज़ देख लेना कि अभी अर्जेंटीना और आईएमएफ के बीच में ये डील हुई है जिसमें बेल आउट पैकेज दिया गया है अर्जेंटीना को बाय आईएमएफ। जो इकोनॉमिक कंडीशन है अर्जेंटीना के के कंटेक्स्ट में आपको ध्यान में रखना। तो आपको ध्यान में रखना कि रिसेंटली किस कंट्री का बेल आउट पैकेज जो है दिया गया आईएमएफ के द्वारा, दैट इज़ बाय द अर्जेंटीना, दैट इज़ टू द अर्जेंटीना। चलिए पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, आपको नहीं मिलेगा, ये आईआर पेज के अंदर है। पाकिस्तान में कॉपर एंड गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, दे आर लोकेटेड इन रेकोडिक। एक न्यूज़ आई है, आप देखना, जहाँ पे पाकिस्तान में मिनरल समिट ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे यूएस के लोग भी गए हैं और पाकिस्तान कह रहा है कि यार हमारे पास इतने सारे मिनरल्स हैं, आप आके इन्वेस्ट करो। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली चर्चा है इस रीजन को, रेको दिक करके डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के अंदर है, जहाँ पे कॉपर और गोल्ड डिपॉजिट काफ़ी अधिक है। तो ये मैपिंग के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस स्पेशल ऑफर आज आपका एक्टिव है, 50% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। तो आप जैसे बुक सीरीज़ है, क्रैश कोर्स है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, ऐसा बहुत सारे कोर्सेज हैं, सभी में 50% ऑफ है। तो आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं और अपना जो जैसे इसमें लैपटॉप में, फ़ोन में, आईपैड, आईफोन, जिसमें भी सब में आप एक्सेस कर सकते हैं। बट आईपैड, आईफोन के लिए आपको स्पेशली इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा, तो आपको तरीका बताया जाएगा, उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, इसको मिस ना करें। तो यहाँ पे भी आपको बुकलेट्स हैं और पूरा क्लासेस आप कराएगा, तो ये पूरा आपका जो है पेपर 1 पेपर 2 का पूरा कवरेज होगा। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, कोई क्वेरी इस नंबर पर मैसेज करें। एग्रीकल्चर फॉर GS, IR, ये सारे कोर्सेज आपका, इनको मिस ना करें। प्लस क्रैश कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए saurabhpande.upsc.com वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या सौरभ पांडे CSE ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस सेशन का PDF आपको अलग से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।